बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 और उसका लेक्चर नंबर 9 है। टॉपिक होगा आज का हमारा यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो अगर हम एंटीबायोटिक की टर्म पे बात करें तो ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, एंटी मीन अगेंस्ट, बायो मीन लाइफ। अब ये है क्या? दीज आर द कीमोथेरापेटिक केमिकल सब्सटेंसेस। कीमोथेरापेटिक ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि किसी भी डिजीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स ऐसी कीमोथेरापेटिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। वो डिजीज़ जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, नॉर्मली जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, उनके इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली जो कीमोथेरापेटिक सब्सटेंसेस हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक हैं ये नेचुरली जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस भी होती हैं, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको सिक्रीट भी करते हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हैं यानी एक्टिनोमाइसीड्स हैं और फंजाई हैं। ये इनकी बॉडी जो है वो नेचुरली अपने अंदर ही बायोटिक्स को जो है वो पैदा करती है। क्योंकि ये मुख्तलिफ़ तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो इनको आजकल जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर भी प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन अगर आप इनके ओरिजिन की बात करें तो वो लिविंग सेल्स हैं, यानी बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीड्स और फंजाई के सेल जो हैं वो इनके सिंथेसिस का ओरिजिन है। अगर हम लोगों ने ये देखना हो कि किस बीमारी के इलाज के लिए कौन सी एंटीबायोटिक हमने इस्तेमाल करनी है, तो हमें उस एंटीबायोटिक के बारे में दो पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है। एक, उसका मोड ऑफ एक्शन, कि वो किस तरीके से अमल करती है। अब ये ना हो कि हमारे अगर स्टोमक का कोई प्रॉब्लम है तो हम कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो जो स्टोमक के अलावा किसी और जगह पे जाके अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करती हो, तो हम वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो किसी भी ड्रग को, किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए या किसी भी ड्रग को या एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने से पहले किसी भी शख्स को उस एंटीबायोटिक के हवाले से दो बातों का पता होना ज़रूरी है। एक, उसका मोड ऑफ एक्शन, कि वो काम किस तरह करती है। दूसरा जो है वो पॉसिबल एडवर्स इफ़ेक्ट्स इन ह्यूमन बीइंग, कि उस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने के बाद कोई उसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। अगर ऐसा हो कि हम उस एंटीबायोटिक को इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर कोई एक और ज़्यादा मसला क्रिएट कर दे साइड इफ़ेक्ट के ज़रिए, तो हम उस एंटीबायोटिक को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो किसी भी एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करना हो तो हमें दो बातों का पता होना ज़रूरी है। एक, उसके मोड ऑफ एक्शन का, कि किस तरह की बीमारी के लिए, किस तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है, और दूसरी बात कि उस एंटीबायोटिक को जो हम इस्तेमाल करें उसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट हैं या नहीं हैं। अगर तो एडवर्स इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं तो हम उस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं तो हम उस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही, तो लोग थोड़ी सी अगर सर में दर्द होता है तो लोग जो हैं वो एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एंटीबायोटिक जो हैं वो प्रिपेयर भी हो रही हैं, तैयार भी हो रही हैं लैब्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और उनको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो जब कोई भी शख्स काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेगा तो वो जिन ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता है तो उन ऑर्गेनिज़म्स में उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस आ जाती है। तो वो एंटीबायोटिक जो है वो उन ऑर्गेनिज़म्स को किल करने में वो कारआमद साबित नहीं होती है। तो जब वो रेजिस्टेंस आ जाती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़, तो जब हम एंटीबायोटिक के ज़रिए डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वो डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट जो है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। कि जब हम काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो एंटीबायोटिक्स को इनटेक करना स्टार्ट कर दें, तो जिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम किल करने के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डिज़ीज़ ट्रीटमेंट का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता है।
इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक को मिसयूज़ करें, यानी अगर हमने किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मारना था तो उसके लिए कोई स्पेसिफाइड एंटीबायोटिक जो है वो उसी के लिए जो स्पेसिफाइड है उसको इस्तेमाल करने की बजाय हम कोई अपनी मर्ज़ी से कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। उनमें से ये हो सकता है कि जो हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं जो हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखे हुए हैं, लाइफ को जो है वो मेंटेन रखे हुए हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। और अगर ये एंटीबायोटिक का जो मिसयूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ हो जाए तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डेथ काज भी हो सकती है। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे कि उससे एक इंसान का जो सर्वाइवल है ये जो है ये मुश्किल हो सकता है, यानी वो उस इंसान के अंदर जो है वो डेथ काज हो सकती है। अब कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं जिनके मिसयूज़ से हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो डिस्टर्बेंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं। जैसे अगर हम पेनिसिलिन का मिसयूज़ करेंगे तो काफ़ी सारे एलर्जिक रिएक्शंस होंगे हमारी बॉडी के अंदर। स्ट्रेप्टोमाइसिन को अगर हम काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करेंगे उसका तो उससे ऑडिटरी नर्व जो है वो अफेक्ट होगी और उससे डीफनेस काज होगी कि एक इंसान जो है वो सुनने के काबिल नहीं रहेगा। इसके अलावा जो टेट्रासाइक्लिन है अगर हम इसका मिसयूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे जो टीथ हैं वो उनमें परमानेंट डिस्कलरेशन हो जाएगी कि हमारे जो दांतों के ऊपर जो चमक है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये टेट्रासाइक्लिन जो दांतों के ऊपर जो डिस्कलरेशन काज करेगी वो ज़्यादातर यंग चिल्ड्रन के अंदर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एंटीबायोटिक को लेना किन तरीक़ों से चाहिए, तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की कुछ हिदायत मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहली हिदायत ये है कि यूज़ एंटीबायोटिक्स एज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। खुद अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, पहले फिजिशियन के पास जाना चाहिए। फिजिशियन यानी डॉक्टर जो है वो जो भी एंटीबायोटिक आपको रेकमेंड करे वो लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पे टेक डोज एट रेगुलर इंटरवल। तो जो जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया हो कि एक दिन में इतनी जो डोज है वो आपको इंटेक करनी है तो उतनी ही इंटेक करें और रेगुलर इंटरवल पे, ताकि ये हो कि उस एंटीबायोटिक का आपकी बॉडी के अंदर एक असर भी हो। ऐसा ना हो कि आप एक दिन एंटीबायोटिक लें और 6-7 दिन आप छोड़ दें और फिर कोई एंटीबायोटिक लें, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित नहीं होती है। थर्ड जो है, कंप्लीट द ट्रीटमेंट एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। तो जितने अरसे के लिए वो ट्रीटमेंट का कहे उतने अरसे ही उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर उस एंटीबायोटिक की वजह से थोड़ा बहुत भी अगर बीमारी के अंदर थोड़ी बहुत कमी आती है तो आप उस एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को खुद से तर्क नहीं करेंगे, बल्कि जब तक डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ट्रीटमेंट चलना है आप उसको चलाएं। तो ये था मिसयूज़ एंड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक के हवाले से कि एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं, उनको इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, अगर हम उनके मिसयूज़ करें तो कौन कौन से डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकती हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों में से किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के तमाम सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।